हेलो एवरीवन। तो सर स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग अपना चैप्टर नंबर 8, बड़ा मजेदार चैप्टर है। जितने भी आपने चैप्टर नंबर 2 का रेसिडेंशियल स्टेटस पढ़ा, उसके बाद कुछ आपने सेट ऑफ, कैरी फॉरवर्ड, डिडक्शंस, पीजीबीपी, हाउस प्रॉपर्टी, आईएफओएस, कैपिटल गेन, सारे के सारे सेक्शंस का ना मिला जुला क्वेश्चन होता है, इसलिए इसको हम कहते हैं मास्टर सम। चैप्टर नंबर 8 अगर आप रिवाइज करके जाते हो तो कहीं ना कहीं आप एक शॉर्ट वे में पूरा का पूरा सिलेबस अपना आप रिवाइज कर ले जाते हैं। सर जनरली इसके क्वेश्चन में क्या होगा ना, जनरली क्या करेगा, 2-3 हेड के क्वेश्चन तो दे देगा। जैसे आपके पास 5 हेड होते हैं, ये 2-3 हेड के क्वेश्चन सॉल्व करवा लेगा आपसे, 2-3 हेड को सॉल्व करवा लेगा। ठीक है, उसके बाद फिर आपसे क्लबिंग भी लगवा लेगा, आपसे सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड करवा लेगा, आपसे डिडक्शन चैप्टर लगा के टोटल इनकम भी निकलवाएगा, टैक्स पेबल भी करवाएगा। एक तरीके से नहीं, इसीलिए एक मास्टर सम क्वेश्चन होते हैं ये। ठीक है सर। तो सर क्या इसको बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है? नहीं। अब हम पढ़ाएंगे, देखो, ओरली सॉल्यूशन करना मेरे साथ, मजा आएगा बेटा। ओरली सॉल्यूशन करना मेरे साथ, मजा आएगा। इज इट क्लियर? हाँ सर क्लियर है। आओ 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 आओ। चलो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है? मिस सी, अ अमेरिकन नेशनल गॉट मैरिड टू मिस्टर राधे ऑफ इंडिया इन द ईयर ऑन 2 मार्च 2022। 2 मार्च 2022 में मैम क्या हुई हैं? यहाँ पे इन्होंने क्या किया है? शादी कर ली है। एंड केम टू इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन 16 मार्च 2022। 16 मार्च 2022 में ये इंडिया में आई है। मतलब अगर हम बात करें तो सर प्रीवियस ईयर 21-22 और प्रीवियस ईयर 22-23 का डेटा दिया है। कायदे से देखा जाए तो 16 मार्च 2022 को आई थी, तो 16 मार्च से लेके 31 मार्च तक ये टोटल कितने दिन भारत में रही? 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, दैट इज टोटल 16 डेज ये भारत में रही हैं। टोटल 16 डेज ये भारत में रही हैं। क्लियर हो रहा है? हाँ सर। और करंट फाइनेंशियल ईयर, हम लोग प्रीवियस ईयर 22-23 के लिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सर प्रीवियस ईयर 22-23 में कितने दिन रही? अभी हम कैलकुलेट करेंगे। आगे आइए। She left to USA on 19th of September 2022। ये यूएसए चली गई 19th of September 2022। मतलब प्रीवियस ईयर ये 22-23 में कितने दिन भारत में रही? प्रीवियस ईयर 22-23 में कितने दिन भारत में रही बताओ सर। हाँ कैलकुलेटर उठाइए सर, कैलकुलेटर उठाइए। सर ये पूरा का पूरा अप्रैल 30 दिन, प्लस मई 31 डे, प्लस जून, प्लस जुलाई, प्लस अगस्त, प्लस सितंबर का 19 डेज, टोटल सर 172 डेज भारत में रही। टोटल 172 डेज अभी तक नहीं है। ओके सर, चलिए 172 डेज रही। उसके बाद आगे पढ़ते हैं। शी रिटर्न टू इंडिया अगेन ऑन 27 मार्च 2023। इसी साल में प्रीवियस ईयर 22-23 में वो भारत से बाहर गए, वापस भारत आ गई। वापस भारत जब ये आई है तो कब आई है? 27 मार्च को। तो 27, 28, 29, 30, 31, 5 दिन अगेन इसी ईयर में भारत में रही। तो सर प्लस 5 डेज अगर हम करते हैं तो टोटल 177 डेज ये करंट ईयर में भारत में रही है। अमेरिकन नेशनल थी, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन वगैरह नहीं थी, अमेरिकन नेशनल थी, जो भारत में 177 डेज करंट ईयर में रही है, और बीते साल में केवल 16 दिन भारत में रही है। सर इसमें क्वेश्चन कह क्या रहा है? क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? डिटरमाइन हर रेसिडेंशियल स्टेटस एंड कंप्यूट हर टोटल इनकम चार्जेबल टू टैक्स। इनका रेसिडेंशियल स्टेटस बताना है और इनकी टोटल इनकम भी चार्जेबल टू टैक्स बतानी है। ठीक है, अलॉन्ग विद द अमाउंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी। सर हाँ सर, 3 क्वेश्चन हो गए सर। क्या? डिटरमाइन रेसिडेंशियल स्टेटस क्वेश्चन नंबर 1, डिटरमाइन रेसिडेंशियल स्टेटस क्वेश्चन नंबर 1, कंप्यूट टोटल इनकम सर क्वेश्चन नंबर 2, और सर अमाउंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी सर क्वेश्चन नंबर 3। 3 क्वेश्चन करने ही करने अभी, और ये भी इसका पार्ट ए है ये। ऑन सच इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 30-24। असेसमेंट ईयर 30-24 के लिए सच इनकम आप बताइए। ओके सर। सर हाँ, अभी तक हमने जो पढ़ा, हमने अभी तक में क्या पढ़ा है? अगर कोई भी इंसान, सर हमने अभी तक में क्या पढ़ा है? सर अगर कोई भी इंसान रेसिडेंट कब बनता है, भारत का रेसिडेंट कब बनता है? याद करो, मैंने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ाया था भाई साहब। भारत में करंट ईयर में 180 डेज और मोर अगर कोई आदमी रह लिया तो वो रेसिडेंट बनता है। हम क्या चेक करते थे सर? पहली बात, वो रेसिडेंट है या नहीं है, रेसिडेंट है और नॉन रेसिडेंट है।
अगर वो आदमी रेसिडेंट होता था तो चेक करते थे ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। अभी सर हम क्या चेक कर रहे हैं, रेसिडेंट है कि नहीं है। चैप्टर नंबर 2 अभ्यास सीरीज में पूरी डिटेल दी गई है, अगेन बेटा रिपीट नहीं कर पाएंगे। ओके सर, अच्छा चलो सर, एडिशनल कंडीशन क्या थी, 10 साल में 2 बार रेसिडेंट बना हो और 7 सालों में 730 दिन रहा हो तो ऑर्डिनरी रेसिडेंट, वरना नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो जाता था। और सर रेसिडेंट बनने के लिए क्या कंडीशन थी, करंट प्रीवियस ईयर में 60 डेज और मोर रहा हो, या तो फिर करंट प्रीवियस ईयर में अगर 60 डेज रहा है तो बीते 4 सालों में लास्ट 4 इयर्स के अंदर 365 डेज भारत में रहा हो। अगर मेरी इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई होती थी तो सर हम क्या कहते थे कि भाई सामने वाला तो रेसिडेंट है, हम क्या कहते थे, सामने वाला बंदा रेसिडेंट है। अब आपके इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है सर, आपके इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, आप देखिए करंट प्रीवियस ईयर में मैडम 177 डेज रही हैं, करंट प्रीवियस ईयर में मैडम 177 डेज रही हैं, 182 डेज और मोर नहीं रह पाई हैं। तो सर एक कंडीशन पिट गई। दूसरी बात, करंट ईयर में 60 दिन भी नहीं रही हैं, करंट ईयर में 60 दिन तो रह ली लेकिन बीते 4 सालों में 365 दिन नहीं रही हैं, केवल केवल 16 डेज रही। बीते 4 साल देखो, प्रीवियस ईयर 22-23 का बीता 4 साल क्या होगा, 21-22, प्रीवियस ईयर 20-21, प्रीवियस ईयर 19-20 और प्रीवियस ईयर 18-19, 19-20-21-22, मतलब ये 4 सालों में अगर मिला के 365 दिन रह लेते तो हम कहते सर रेसिडेंट है मैडम। लेकिन सर ये करंट ईयर में केवल और केवल 177 डेज ही रही हैं, ये वाली इनका टास्क कंप्लीट नहीं हुआ। दूसरा, अगर ये 60 डेज तो रह गई, 177 डेज तो रह गई, चलो 60 डेज वाला टास्क कंप्लीट हो गया, लेकिन पीछे 4 सालों में वो 365 डेज नहीं रह पाई, मतलब ये रेसिडेंट नहीं बनी, ये मैडम मेरी क्या है, नॉन रेसिडेंट है। मिस सी नॉन रेसिडेंट है। इतना क्लियर हो गया कि नहीं हुआ सर। चैप्टर नंबर 2 सर रिवाइज हुआ है सर, चैप्टर नंबर 2 रिवाइज हो गया। अब देखिए सर, आगे की भी कुछ कहानियां लिखी हुई है इसमें, पढ़ते हैं सर कहानी क्या है। While in India, she had purchased a showroom in Mumbai on 30th of April 2022, which was leased out to a company on a rent of 25,000 रुपए per month from 1st of May 2022. ओके सर, सर हाँ सर इंपॉर्टेंट बात, क्या सर शोरूम आया, शोरूम, शोरूम को रेंट पे दिए हैं, क्या बात करें सर, शोरूम का रेंटल क्या होता है। अरे सर हमें समझ में नहीं आ रहा शोरूम का रेंटल हम क्या करें। पहली कहानी ये, मैंने आपको हाउस प्रॉपर्टी पढ़ाया था, मैंने आपको हाउस प्रॉपर्टी पढ़ाया था, चलो सर मैंने आपको हाउस प्रॉपर्टी कुछ पढ़ाया था, याद आ रहा है आपको। हाँ सर, हाउस प्रॉपर्टी में मैंने बताया था भाई रेंटल। आप लोग क्या करते हो ना, हम लोग जब हाउस प्रॉपर्टी पढ़ते हैं तो हम लोग क्या पढ़ते हैं, रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, तो लगता है केवल और केवल रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी की ही इनकम हाउस प्रॉपर्टी हेड में जाती है, जो कि गलत है। मैंने आपको हाउस प्रॉपर्टी में बताया था, अगेन याद दिला रहे हैं, बात सुनो। अगर क्या होता है, कोई बिल्डिंग है, अगर आपने किसी को कोई बिल्डिंग दी प्लस अदर असेट्स भी दे दिए, प्लस अदर असेट्स भी दे दिया, अज्यूम करो कि फैक्ट्री के साथ साथ मशीनरी भी आप दे रहे हो किसी को रेंट पे, और वो बंदा अगर आप उसको अदर असेट नहीं दोगे तो फैक्ट्री भी आपसे रेंट पे नहीं लेगा। मतलब बिल्डिंग के साथ अगर अदर असेट नहीं दोगे आप उसको रेंट पे, तो वो बिल्डिंग को भी रेंट पे नहीं लेगा। अगर ऐसा कोई सिद्धांत है यहाँ पे, ऐसी कोई कंडीशन मीट आउट हो जाती है, तब ये रेंटल पता है कहां जाता है, आईएफओएस या तो फिर पीजीबीपी में। मान लीजिए आपने फैक्ट्री दी और मशीनरी दी, दोनों को साथ में रेंट पे दे रहे हो, तब वो पीजीबीपी या आईएफओएस में टैक्सेबल होगा। सामने वाला बंदा तैयार ही नहीं है बिना मशीन के फैक्ट्री को रेंट पे लेने के लिए, वो कहता है मैं फैक्ट्री की बिल्डिंग लेके क्या करूं अगर आप मशीन नहीं दोगे। ऐसी कंडीशन में आईएफओएस में टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन अगर आप कहीं पे कोई बिल्डिंग किसी को अगर रेंट पे देते हो, लेट आउट करते हैं, रेंट पे देते हैं, लेट आउट करते हैं, केवल बिल्डिंग, चाहे शोरूम के लिए करो, किसी को कोई शॉप दे दो, कोई फ्लैट दे दो, तो सर अगर वो बिल्डिंग है, चाहे वो रेजिडेंशियल पर्पस के लिए यूज नहीं भी हो रही हो, ऑफिस ऑफिस को आपने एज अ रेंट दिया, तो भी सर वो हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल हो जाएगी, हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल हो जाएगी। तो यहाँ पे जो शोरूम है ना सर, वो हाउस प्रॉपर्टी हेड में जाएगा। साथ ही साथ अगर थोड़ी सी बात आपको और बता दे कि सर अगर आप किसी को लैंड रेंट पे देते हो तो लैंड ऑलवेज 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 आईएफओएस या पीजीबीपी हेड में ही जाती है, लैंड का रेंटल कभी भी हाउस प्रॉपर्टी हेड में नहीं जाता है। ठीक है सर, आपने इस बात को भी रिकॉल करा दिया। तो अगर हम इस क्वेश्चन में देखें तो सर इस क्वेश्चन के हिसाब से सर हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंदर
क्या जाएगा, आपका 25,000 रुपए पर मंथ का सर रेंटल आ रहा है, 25,000 रुपए पर मंथ का सर रेंटल आ रहा है। हाँ सर 25,000 रुपए पर मंथ का रेंटल आ रहा है, कितने महीनों का। अब बेटा कॉशन दो एकदम आराम से, इधर 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 सभी लोग इधर देखो, संजीव इधर देखो बेटा, मेरे साथ कोई नहीं लिखेगा, बुक खोलो, कैलकुलेटर यूज करो और आराम से चेयर्स पे पूरा आराम करते हुए बैठो, सिर्फ मेरी बात सुनो, ओरल सॉल्यूशन करने की कोशिश करो, आपको पूरा एक्ट रिवाइज करा रहे हैं, ये मास्टर सम्स 10 मास्टर सम्स हैं, कर लोगे भाई बहुत फायदा होगा, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेने का, मेरे साथ कुछ भी लिखना नहीं है आप लोगों को, बस क्वेश्चन को समझो कैसे फास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। ओके सर चलिए, हमको एक बहुत ध्यान देने की बात है कि सर 1 मई 2022 से रेंट पे दे रहा है, गलती से 12 महीने मत कर लेना, तो सर 25,000 रुपीज का 11 मंथ के हिसाब से कितना बनता है सर, 25,000 इंटू 11 सर आता है 2,75,000 रुपीज, 2,75,000 रुपीज का क्या बन गया सर, हाउस प्रॉपर्टी हेड का क्या बना, इनकम, 2,75,000 रुपीज सर क्या बना, हाउस प्रॉपर्टी हेड की इनकम। अभी कंप्लीट नहीं हुई है, क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी में मैंने क्या पढ़ाया था, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, और ग्रॉस एनुअल वैल्यू यहाँ पे कैसे निकालेंगे, क्योंकि एक्चुअल रेंट और म्युनिसिपल वैल्यू विच एवर है सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट, वो पूरा मैंने बताया था ना, एक बॉल फेंकते हैं और अगर वो बॉल क्रॉस नहीं कर पाती है दीवार को, वहीं पे आके टिक जाती है, याद आ रहा होगा वो सब चीजें, तो सर यहाँ पे ग्रॉस एनुअल वैल्यू इतनी आ जाएगी। इसमें से क्या होता था सर, ऑलवेज म्युनिसिपल टैक्सेस माइनस होता था, जो यहाँ पे है नहीं। उसके बाद आती थी सर नेट एनुअल वैल्यू, माइनस जाता था सर स्टैंडर्ड डिडक्शन 24A वाला 30%, और सर इंटरेस्ट जाता था सर 24B वाला, कितना याद आ रहा है, हाँ सर ये सब चीजें माइनस होती हैं, इतना तो हमको याद है, ठीक है। आइए क्वेश्चन में देखते हैं सर क्या बोला है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आपसे, सर क्वेश्चन में बोल रहा है शी हैड टेकन लोन फ्रॉम अ बैंक, बैंक से कोई लोन लिया है फॉर परचेज ऑफ दिस शोरूम, इस शोरूम को परचेज करने के लिए, ऑन विच बैंक हैड चार्ज इंटरेस्ट 97,500 रुपीज अप टू 31 मार्च 2023, शी हैड रिसीव फॉलोइंग कैश गिफ्ट, अच्छा छोड़ दो सर, 97,500 रुपए का इंटरेस्ट भी लगा है, तो सबसे पहले आइए सर 2,75,000 रुपए की ये जो वैल्यू है, 2,75,000 की ये जो वैल्यू है सर, इस पे इंटरेस्ट कितना आएगा, 2,75,000 रुपए की वैल्यू का इंटरेस्ट है 97,500, जो शोरूम को हमने बनाने के लिए लोन लिया है उसका ब्याज आया 97,500, और 2,75,000 रुपीज का 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन भी तुमको मिलेगा, तो 2,75,000 का 30% होता है बॉस आपका 82,500 रुपीज, तो सर डिडक्ट करने के बाद हाउस प्रॉपर्टी हेड की इनकम आती है माइनस प्लस 97,500 माइनस 2,75,000, दैट इज सर 95,000 से अधिक आपकी हाउस प्रॉपर्टी हेड की इनकम आती है। सर यहाँ पे हाउस प्रॉपर्टी हेड की इनकम 95,000 रुपीज आ गई, आप अगर ठीक से देखो तो सर आपका हाउस प्रॉपर्टी हेड यहाँ पे रिवाइज हो चुका है, हाउस प्रॉपर्टी हेड सर आपका रिवाइज हो चुका है, इज इट क्लियर। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, मैं इसको जरा साइड कर लूं, छोड़ो नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है बेटा जाने दो, ठीक है सर, हाउस प्रॉपर्टी हेड आपका यहाँ पे काम हो चुका है, हाउस प्रॉपर्टी हेड का। आगे देखते हैं क्या बात आती है सर, आगे पढ़ते हैं, हमें टोटल इनकम निकालनी है, हाउस प्रॉपर्टी हेड हमने देख लिया, रेसिडेंशियल स्टेटस जान लिया, आगे पढ़ते हैं सर। सर आगे भी कुछ कह रहा है क्या, हाँ अगेन आगे भी ये कुछ कहते हैं, आगे इन्होंने कहा शी शी हैड रिसीव द फॉलोइंग कैश गिफ्ट फ्रॉम द रिलेटिव एंड फ्रेंड्स ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 31 मार्च 2022, 31 मार्च 2023 सॉरी 31 मार्च 2023 तक इनको कुछ गिफ्ट्स भी मिले हैं, और गिफ्ट किसमें सर 56(2)(10) IFOS हमने पढ़ा है, 56(2)(10) IFOS में टैक्सेबल हो जाता है, लेकिन अगर रिलेटिव से मिला हो तो नहीं होता है, और अगर गिफ्ट का अमाउंट एग्रीगेट अमाउंट 50,000 रुपए से ज्यादा होता है तभी IFOS के अंदर 56(2)(10) के अंदर गिफ्ट टैक्सेबल होता है। हाँ सर IFOS भी रिवाइज कराओगे क्या, बिल्कुल हो गया आपका 56(2)(10) रिवाइज। देखो बोला फ्रॉम पेरेंट ऑफ हस्बैंड 51,000 रुपए सर, हाँ सर 50,000 रुपए के ऊपर है टैक्सेबल कर दो, नालायक इधर आओ, सर ये रिलेटिव है, रिलेटिव से कितना भी अमाउंट आपको मिला हो और शादी के समय किसी से भी कुछ भी मिला हो टैक्सेबल नहीं होता है ना, तो रिलेटिव से 50,000 के ऊपर मिल भी गया तो क्या सर कोई टैक्सेबिलिटी की बात नहीं आएगी। दूसरी बात
फ्रॉम मैरिड सिस्टर ऑफ हस्बैंड। सर हस्बैंड की बहन है, वो भी तो रिलेटिव हो गई सर, वो भी तो रिलेटिव हो गई। और उससे भी जो 11,000 रुपए मिले उस पर कोई भी टैक्स की बात नहीं करेंगे सर। ओके सर, इस पे भी टैक्स की बात नहीं करेंगे। ये भी क्या है, मेरी रिलेटिव है। सर तीसरी बात देखिए, फ्रॉम टू ऑफ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ हर हस्बैंड। पति का खास दोस्त पत्नी को गिफ्ट दे रहा है, ठीक है। पति का खास दोस्त मैडम को गिफ्ट दे रहा है, क्यों दे रहा है वो वही जाने। पति के खास दोस्त ने गिफ्ट कितना दिया है, 1,51,000 और 21,000। सर टोटल अमाउंट इन्होंने 1,72,000 रुपीज का गिफ्ट दे दिया है, जो कि सर 50,000 रुपए से ज्यादा है और नॉन रिलेटिव है। पति का दोस्त रिलेटिव नहीं होता भाई, ठीक है। तो सर ये IFOS के 56(2)(10) के अंदर सर टैक्सेबल हो जाएगा। तो सर यहाँ पे आइए, अगर हम सर कैलकुलेट करें सर यहाँ पे आइए, और सर अगर हम कैलकुलेट करें तो सर अब क्या होगा यहाँ पे सर IFOS जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हम IFOS के अंदर इनकम निकालेंगे। कितनी इनकम कितनी आ गई, 1,72,000 रुपीज, जो हमको पैसा मिला है 1,72,000 रुपीज। ओके सर, ये भी बात समझ में आ गई। अब सर आपसे क्या पूछा है, देखो बाबू प्लीज इधर सुन लो, बहुत बहुत आसानी से और बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चन करा रहे हैं। इन्होंने सबसे पहले पूछा भाई रेसिडेंशियल स्टेटस बताओ। सर हाँ नॉन नॉन रेसिडेंट, हाँ नॉन नॉन नॉन, हाँ सर नॉन नॉन नहीं सर रेसिडेंट नहीं नहीं नॉन रेसिडेंट। अरे ना लायक बताया ना, 182 डेज और मोर नहीं है, ठीक है। 177 डेज रहा। दूसरी कंडीशन 60 डेज करंट प्रीवियस ईयर में, हाँ सर 60 डेज तो करंट प्रीवियस ईयर में था, लेकिन बीते 4 सालों में 365 डेज नहीं रह पाया गया, इसलिए नॉन रेसिडेंट है। ओके सर। कंप्यूट टोटल इनकम सर। सर टोटल इनकम, सर टोटल इनकम में तो यही दो आ गया ना, 95,000 प्लस 1,72,000 छोड़ो। सर टोटल आ रहा है 267,000 रुपीज, दिख रहा है क्या, 2,67,000 रुपीज। सर 2,67,000 रुपीज। सर टोटल आ गया इनका इनकम 2,67,000 रुपीज, टोटल इनकम भी आ गई। सर ये वाला पार्ट भी सर मैंने कर लिया। सर हम तो बड़े अच्छे हैं सर, मैंने दोनों पार्ट कर दिया। अब अमाउंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी बताएंगे, और सर यहाँ पे आपको बहुत बड़ा क्वेश्चन लिखना है। अमाउंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी में बहुत बड़ा क्वेश्चन लिखना है सर। हाँ याद करो, एक A4 शीट मैंने सबको दी हुई है, जिसके अंदर समरी लिखी हुई है कि टैक्स रेट कितना है, 87A का क्या होता है, AOPBY के केस में क्या टैक्स रेट है, राउंड ऑफ कैसे करेंगे, सरचार्ज कैसे करेंगे, वो A4 शीट मैंने टेलीग्राम पे शेयर की हुई है। सर उसमें याद करो 87A का एक रिबेट मिलता है। 87A का जो रिबेट मिलता है वो किसको मिलता है, अप टू 5 लाख रुपए जिसकी इनकम होती है। 5 लाख रुपए इनकम पे क्या मिलता है, 12,500 और टैक्स पेबल विच एवर इज लोअर का रिबेट मिल जाता है। तो मतलब सर इससे इफेक्टिवली 5 लाख रुपए तक तो कोई टैक्स ही नहीं आता है। और यहाँ पे इनकम कितनी हो रही है, 2,67,000। फिर भी इनको 87A का रिबेट नहीं मिलेगा। 87A का रिबेट नहीं मिलेगा क्योंकि 87A का रिबेट सिर्फ ओनली रेसिडेंट्स को मिलता है, और ये मैडम क्या है, नॉन रेसिडेंट है। ये मैडम क्या है, नॉन रेसिडेंट है, इसलिए इनको 87A का रिबेट नहीं मिलेगा। तो सर इनके लिए टैक्सेबल कितना हो जाएगा, देखो 2.5 लाख रुपए तक, 2,50,000 रुपए तक कोई टैक्स नहीं, और 2,50,000 रुपए के ऊपर कितना है, 17,000 रुपए जो है, तो 17,000 का 5% इनके ऊपर टैक्स लगा दो। 17,000 का 5% कितना आता है सर, 850 रुपए, प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन से 4%, प्लस 4% कर दो सर। तो प्लस 4% करने के बाद आता है सर 884 रुपीज। राउंड ऑफ करेंगे नियरेस्ट रुपीज 10 में, नियरेस्ट रुपीज 10 में राउंड ऑफ करेंगे तो सर कितना आ जाएगा, 880 रुपए टैक्स। सर यही एक सॉल्यूशन है इसका, यही सॉल्यूशन है। प्लीज चेकआउट करो, प्लीज चेक करो। 880 रुपीज। सर ऐसा क्या था जो इस क्वेश्चन में आप नहीं कर पाते, देखो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए, एक पेज मतलब हाफ, 1 2 अप्रोक्सीमेटली 3.5 पेजेस में इसका सॉल्यूशन है। बट सर आप जब हमसे पढ़ लिए, ओरली ओरली चीजों को तोड़ के देखो, आप जहां पढ़े वहां सॉल्व कर लोगे। मेरा ऑब्जेक्टिव है आपका री रीडिंग टाइम बचाने का, मेरा ऑब्जेक्टिव है आपके क्वेश्चन का री रीडिंग टाइम बचाने का।
तो देखो जितनी भी आपने लाइंस पढ़ी बेटा, सारी लाइंस आप एक साथ पढ़ते गए और सॉल्व करते रहे, कहीं क्वेश्चन को बार बार रीड नहीं करना पड़ा कि यहां से यहां तक रीड किए फिर दोबारा ऊपर जाके सॉल्व करने लगे, नहीं, क्वेश्चन पढ़ते गए सॉल्व करते रहे, टाइम बचेगा। दूसरी बात, अब थोड़ा स्ट्रेटेजी प्लान करते हैं सर। मान लीजिए सर एग्जाम में टाइम नहीं है, एग्जाम में टाइम कम है, आपको मैंने क्या बोला, सीधा आप एक फॉर्मेट खींचो, हाउस प्रॉपर्टी तो सॉल्व कर सकते थे ना, आईएफओएस केवल लिख के सॉल्व कर सकते थे ना सर, इतना तो सॉल्व कर लो। मान लो टाइम नहीं भी है सर, आपको इस पे 14 मार्क्स अगर क्वेश्चन है तो 4 मार्क्स तो दे के जाएगा ना इन्हीं दोनों पे, हाउस प्रॉपर्टी और आईएफओएस पे। तो बेटा इस तरीके की चीजें कर लिया करो, पार्शियल सॉल्यूशन तुरंत कर लिया करो जैसे ही आपको सॉल्यूशन आने लगे। पूरा वेट नहीं करना है कि हम एक साथ लाइन खींचेंगे एक साइड फॉर्मेट बनाएंगे। आप 3 पेजेस के अंदर सॉल्यूशन करो, पहला 3 पेज, कभी भी पहला 3 पेज बुक रखो कि यहाँ पे क्वेश्चन लिखा, 3 पेजेस में जितना होना होगा हो जाएगा। चौथे पेज में लिखो नोट्स टू अकाउंट, और जो मान लो हाउस प्रॉपर्टी का यहाँ सॉल्व किया, चौथे पेज में हाउस प्रॉपर्टी के आगे नोट नंबर 1 जाके वहां पे नोट्स लिख देना। कैसे? और प्रेजेंटेशन में सिखा रहे हैं। और मेरे बच्चे प्रेजेंटेशन सीखो। देखो अभी रेसिडेंशियल स्टेटस वाली बात दिखाते हैं, पहले इसको प्रेजेंटेशन सीखो। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ मिस सी फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन्होंने कैसे कैलकुलेट किया? शोरूम लोकेटेड इन मुंबई रिमेन फॉर द रेंट फ्रॉम 1 May 2022 से 31 मार्च 2023 तक 11 महीनों के लिए रहा। 25,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से 2,75,000 रुपए आते हैं। म्युनिसिपल टैक्सेस दिया नहीं था, नेट एनुअल वैल्यू आ गई 30% ऑफ एनएवी स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A। हाउस प्रॉपर्टी में अच्छे से पढ़ाया है, याद हो गया होगा आपको। और इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस किया। लेट आउट प्रॉपर्टी है तो कोई भी लिमिट नहीं लगेगी, वो 30,000 और 1,50,000 वाली कहीं कोई लिमिट नहीं लगेगी। तो 1,80,000 रुपए डिडक्ट करेंगे, 95,000 रुपीज आपका क्या हो गया हाउस प्रॉपर्टी की इनकम। बेटा हमने कुछ अलग किया था क्या? हमने कुछ अलग किया था क्या? प्रैक्टिस कर करके सर इतनी आदत हो चुकी है, अभ्यास सीरीज जिसने मुझसे पढ़ी है ना, उसकी इतनी आदत हो चुकी है कि सर अब उसको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती और उससे सॉल्यूशंस इजीली हो जाते हैं। ठीक है, ठीक है सर, अब आगे आइए। इसके बाद सर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज देख लो। कैश गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम नॉन रिलेटिव, नॉन रिलेटिव से जो भी कैश गिफ्ट रिसीव होता है वो चार्जेबल हो जाता है टैक्स एज पर सेक्शन 56(2)(10) इफ द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ द गुड्स गिफ्ट एक्सीड्स रुपीज 50,000 रुपए। बट जो 50,000 रुपए हमको पेरेंट के हस्बैंड से मिले वो एग्जेम्प्ट हो गए। क्यों? सिंस parent of husband falls within the definition of relative and gift from a relative is not chargeable to tax। हाँ सर ये बात भी पता थी। सेम कंडीशन 11,000 वाली अमाउंट के लिए होगा जो कि मैरिड सिस्टर ऑफ हस्बैंड ने दिया है, वो भी एग्जेम्प्ट हो जाएगा क्योंकि मैरिड सिस्टर ऑफ हस्बैंड भी मेरी रिलेटिव की मीनिंग में आती है और उससे भी चार्जेबल अमाउंट ऑफ टैक्स नहीं होगा, उससे भी जो गिफ्ट मिला चार्जेबल अमाउंट ऑफ टैक्स नहीं लिया। लेकिन पति के दोस्तों ने जो गिफ्ट दिया है सर, गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम टू फ्रेंड्स ऑफ हस्बैंड ऑफ 1,51,000 एंड 21,000, दोनों का मिला के 50,000 से एक्सीड है, 172,000 रुपीज है, तो वो चार्जेबल टू टैक्स हो जाएगा अंडर सेक्शन 56(2)(10) और वो 1,72,000 रुपीज टैक्सेबल हो जाएगा। 1,72,000 प्लस 95,000 टोटल मिला के टोटल इनकम कितनी आ गई? 2,67,000। अब इस पे जब हमने टैक्स लाइबिलिटी निकाली, सुनो टैक्स लाइबिलिटी निकाली तो हमने क्या किया? टैक्स लाइबिलिटी निकाली, देखो 850 रुपए आएगा, पहले 2.5 लाख पे कुछ नहीं, उसके बाद 17,000 का 5% प्लस 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगा दिया, 884 रुपीज आया। बट राउंडेड ऑफ नियरेस्ट रुपीज 10 में करते हैं तो 880 रुपीज आ गया। सर कितना इजी था सर। सर प्लीज सर देखो ओरल सॉल्यूशन करते करते सर यहीं पे ये 3 फिगर्स 4 फिगर्स लिख लिए और पूरा सॉल्यूशन आपका हो गया था। बट सर मेरे को आपको ये भी पढ़ाना है कि हम लोग इन चीजों को प्रेजेंट कैसे करते हैं। अब देखो सर जब आपने हाउस प्रॉपर्टी किया ना, तो हाउस प्रॉपर्टी में जो हमने ग्रॉस एनुअल वैल्यू को एक्चुअल रेंट मान लिया था, वो इसलिए माना था क्योंकि एक्चुअल रेंट रिसीव्ड एज टेकन एज ग्रॉस एनुअल वैल्यू। क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड रेंट, म्युनिसिपल वैल्यू और म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट और स्टैंडर्ड रेंट वगैरह कुछ नहीं दिया था, इसलिए अब्सेंस थी अदर इन्फॉर्मेशन के लिए, इसलिए उसको ग्रॉस एनुअल वैल्यू मान ली। तो जब आपने सॉल्यूशन किया हाउस प्रॉपर्टी ग्रॉस एनुअल वैल्यू लिखा, भाई नोट देख लो, इन्होंने सॉल्यूशन यहां पे लिखा, नोट्स नीचे लिख रहे हैं, तो अभी 3 पेजेस सॉल्यूशन के लिए छोड़ दो, नोट्स बाद में नोट नंबर 1 डाल के लिख सकते हो। यहाँ पे इन्होंने नोट 1 डाल दिया था, अभी 3 पेजेस छोड़ो और नोट 1 लिख दो, ताकि नोट्स के लिए भी प्रॉपर जगह हो जाए और सॉल्यूशन करने के लिए भी आपकी प्रॉपर जगह हो जाए। उसके बाद सर इफ द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम नॉन रिलेटिव एक्सीड 50,000,
तो इंटायर अमाउंट रिसीव्ड द एग्रीगेट वैल्यू शुड बी टैक्सेबल। तो 1,72,000 पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। कोई भी गलती मत करना कि 21,000 रुपए को टैक्सेबल मत करना, केवल 1,51 को कर देना। बच्चे गलतियां करते हैं। 1,51,000 को कह देंगे कि सर ये टैक्सेबल है क्योंकि 50,000 ज्यादा है। भाई एग्रीगेट टैक्सेबल होता है। ओ सभी लोग दोबारा उठ जाओ, नींद से बाहर निकलो। एग्रीगेट टैक्सेबल होता है, तो 21,000 भी टैक्सेबल हो जाएगा। ओनली 50,000 से ऊपर का अमाउंट एग्रीगेट अमाउंट टैक्सेबल हो जाता है अगर एग्रीगेट गिफ्ट 50,000 रुपए के ऊपर हो जाएगा तो। इज इट क्लियर? हाँ सर, यहां तक के बात भी क्लियर है। और भी कुछ पढ़ा दो ना सर, और क्या पढ़ोगे बोलो। यहाँ पे ये लिखा है कि 87A का रिबेट नहीं मिल पाएगा बिकॉज ये नॉन रेसिडेंट है। और चौथी बात लिखी है कि जो टैक्स लाइबिलिटी है वुड बी द सेम इवन इफ ऑप्ट फॉर 115 BAC। चलो इस लाइन को लिखने की नीड थी नहीं बिकॉज ऐसा कुछ पूछा था नहीं। चलिए सर, अब रेसिडेंशियल स्टेटस के लिए क्या लिखा है? आप इतना लिखने जाओगे छूट जाएगी बातें, इसलिए आप सीधे लिखो अंडर सेक्शन 6(1) the individual said to the resident of India in the previous year if he satisfy one of the following condition. पहली condition he stay 182 days or more. Second condition he has been in India during 4 years immediately preceding the previous year for a period total 365 days or more and has been in India at least 60 days in the previous year. मतलब सीधी बात है, नो बकवास है। 182 days और more वाली कंडीशन करंट ईयर में एटलीस्ट 60 डेज एंड बीते 4 सालों में 365 डेज। भाई इस तरीके से लिखो ना, काम खत्म। सर सामने वाला समझ भी गया, आपका टाइम भी बच गया। If an individual satisfy one of the condition mentioned above, he is a resident. If both the condition not satisfy, he is a non-resident. Okay, sir. तो therefore residential status of Miss C, जो कि अमेरिकन नेशनल है, वो 23-24 में उसका जो डिटर्मिनेशन होगा रेसिडेंशियल स्टेटस का, वो एज पर स्टे इन इंडिया होगा। और भाई साहब वो स्टे और इंडिया करंट ईयर में 177 डेज की हैं और बीते 4 सालों में केवल 16 डेज की हैं। इसलिए टोटल स्टे शी इज अ नॉन रेसिडेंट फॉर द सस्पेंड ईयर 23-24। इज इट क्लियर? देख लो प्रेजेंटेशन, उन्होंने पूरा इस तरीके से इसको प्रेजेंट किया है कि नहीं किया? हमने भी तो सर ऐसे ही किया था, देख लो। तो अगर आपके पास टाइम नहीं है तो इतना थ्योरी मत लिखो भाई। ये न्यूमेरिक डेटा लिख दोगे ना तो भी मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि टाइम नहीं है। तो अगर थ्योरी बैठ के लिखने लगे ना तो क्वेश्चन कोई और छूट जाएगा, मार्क्स ऐसे ही खत्म हो जाएंगे। इससे अच्छा न्यूमेरिकल डेटा लिखो और आगे बढ़ जाओ। ओके सर जी। इसी में अब पार्ट नंबर बी, इसी क्वेश्चन का बी पार्ट देखते हैं सर। वुड हर रेसिडेंशियल स्टेटस अंडरगो एनी चेंजेस? क्या इनके रेसिडेंशियल स्टेटस में कोई चेंज हो जाएगा? अज्यूमिंग दैट सी इज अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन and her total income from Indian sources of rupees 18 lakh and she is not liable to tax in USA। हमने एक चीज पढ़ी थी सर कि आदमी हमेशा, अगर कोई इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है और अगर वो करंट ईयर में 182 डेज और मोर रहा है, करंट ईयर में 120 डेज और मोर रहा है, किसके लिए? स्पेशल कंडीशन सुनो, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन और इंडियन सिटीजन अगर करंट ईयर में 120 डेज और मोर इंडिया में रहा है और उसकी इंडियन सोर्स की इनकम 15 लाख रुपए या उससे ज्यादा है तो भी उसको रेसिडेंट बना दिया जाता है अगर वो पिछले 4 सालों में 365 डेज रहा हो। लेकिन सर यहाँ पे भी तो वो कंडीशन नहीं लगेगी ना सर, यहाँ पे भी तो पिछले 4 सालों में सिर्फ वो 16 डेज रही है। देखिए चैप्टर नंबर 2 में पिछले साल की अमेंडमेंट थी जो मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाई हुई है, इंपॉर्टेंट। देखो, रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ मिस सी इन केस ऑफ अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन and her income from Indian sources exceed 18 lakh rupees। 15 लाख रुपए का कैप होता है। इफ शी इज अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, अगर वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है एंड टोटल इनकम फ्रॉम इंडियन सोर्सेज एक्सीड्स रुपीज 15 लाख और टोटल इनकम इंडियन सोर्सेज से एक्सीड करके ये 15 लाख रुपए है, तो भी द कंडीशन टू स्टे इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ 120 डेज, तो कंडीशन क्या हो जाती है? 120 डेज प्लस बीते 4 सालों में 365 डेज। 60 डेज की जगह 120 डेज हो जाती है। किसके कंडीशन में? अगर कंडीशन 3 है, पहली बात वो इंडियन सिटीजन हो या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो, दो कंडीशन ये, और इंडियन सिटीजन दूसरा, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन तीसरी कंडीशन, इंडियन सोर्सेज से इनकम 15 लाख और मोर हो। ठीक है, तो ये तीनों कंडीशन मीट आउट होने के बाद प्लस एडिशनल कंडीशन करंट ईयर में 120 डेज और मोर रहे हो, साथ ही साथ बीते 4 सालों में 365 डेज रहे हो। ठीक है, 120 days exceeding during the year and 365 days during the 4 immediate preceding financial previous years would be applicable for being treated as a resident since, भाई साहब, since her stay in India exceeds 120 days in previous year 22 days।
करंट ईयर में तो ठीक है, बट द पीरियड ऑफ स्टे इन इंडिया ड्यूरिंग द 4 इमीडिएट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर इज लेस देन 65 दिन। बस बीते 4 सालों में 365 दिन नहीं रह पाई हैं, इसलिए उनका रेसिडेंशियल स्टेटस अगेन भैया सेम रहेगा, नॉन रेजिडेंट इन इंडिया। सर इसके पहले भी तो नॉन रेजिडेंट इन इंडिया देखे थे, हाँ, बट तब हम देखे थे जब वो अमेरिकन पर्सन ऑफ अमेरिकन थी, मतलब अमेरिकन सिटीजन थी। हमने कहा कि सर वो इंडियन ओरिजिन की हैं, तो इंडियन ओरिजिन वाले के लिए एक अलग से भी रूल लगता है कि अगर उसकी इंडियन सोर्स से इनकम 15 लाख से ज्यादा है और वो 120 दिन भी रह लिया है, तो और बीते 4 सालों में 365 दिन रह लिया, तो भी हम उसको क्या मान लेते हैं, रेसिडेंट मान लेते हैं। वो कंडीशन भी पिट गई। साथ में एक सेक्शन होती है सर डीम्ड रेसिडेंट की, सेक्शन 6 सबसेक्शन 1A। उसमें कहते हैं अगर कोई इंडियन सिटीजन है, केवल और केवल इंडियन सिटीजन के लिए, कोई इंडियन सिटीजन है जो किसी और जगह का रेसिडेंशियल स्टेटस होल्ड करके नहीं रखता है ड्यू टू सोर्स ऑफ इनकम या डोमिसाइल कोई भी रीजन से, तो उसको पर्सन ऑफ इंडियन, तो उस इंडियन सिटीजन को भैया क्या बोल दिया जाता है कि भैया वो भारत का इंडियन सिटीजन, उसको भारत का टैक्स, भारत का रेसिडेंट बना देते हैं और भारत में टैक्स ले लेते हैं उससे। ठीक है, फिर से बोल रहे हैं देखो, 6A एक डीम्ड रेसिडेंट बोलता है कि अगर कोई आदमी है जो कहीं और का रेसिडेंट नहीं बन पा रहा है और वो इंडियन सिटीजन है, वो इंडियन सिटीजन है और कहीं और का वो रेसिडेंट नहीं हो रहा है, तो भी कुछ कंडीशन लगा के उसको भारत का इंडियन रेसिडेंट बता देते हैं। ठीक है, ठीक है, देखो, फर्दर सिंस शी इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया, सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन अलग है और इंडियन सिटीजन अलग है। ठीक है, द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 1A डीमिंग an individual to be citizen of India would not get attracted in her case even though she is a person of Indian origin and the total income of Indian sources exceed 15 lakh रुपए and she is not liable to pay tax in USA. Therefore, her residential status would be non-resident in India for the previous year 22-23। तो सर इस लाइन को आप चाहो तो इग्नोर कर सकते हो, थोड़ा ज्यादा हो गया आपके लिए। हो सके आपने ये सेक्शन कभी नहीं पढ़ी हो डीम्ड रेसिडेंट वाली, क्योंकि ये भी पिछले साल आई हुई एक नई सेक्शन है, आप इसको इग्नोर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके हिसाब से ये बंदी इंडिया की रेसिडेंट नहीं बनी है इन एनी केस। ओके ओके, चलो इस क्वेश्चन को आप रिवाइज करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको फिर से दे रहा हूं, चलिए आप जल्दी से इस क्वेश्चन को रिवाइज कर लीजिए। और अगर आपको बेटा कोई भी चीज जाननी है यहाँ पे, अब अगर आपको कुछ भी लिखना है या फिर आपको कुछ भी इसमें देखना है, तो आप यहां से देख सकते हो।